तो कर्नाटका में मेलुकोटे के योग नरसिम्हा मंदिर से कुछ ही दूरी पर आसमान में कौवे और चील घूमते हुए नजर आ रहे थे। शायद वहां पर किसी इंसान या जानवर की कोई डेड बॉडी हो सकती है और इसलिए सभी लोग वहां पर भागकर जाते हैं। वहां पास जाने पर एक बहुत अजीब सी स्मेल भी आ रही थी और एक पर्टिकुलर जगह पर वहां भिनभिनाती हुई मक्खियों से देखकर पता लग रहा था कि वहां की मिट्टी को कुछ ही टाइम पहले निकाला और वापस दबाया गया है। और अब यही देखने के लिए वहां लोग जल्दी से खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं और अभी थोड़ा सा ही खोदना स्टार्ट किया था कि वहां पर एक दुपट्टा भी नजर आने लगता है और उसी भीड़ में खड़ा हुआ एक शख्स लोकेश वहीं पर फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जमीन में दफन और कोई नहीं बल्कि उसी की वाइफ दीपिका होती है। दीपिका एक प्राइवेट स्कूल में टीचर होने के साथ साथ एक फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि दीपिका को क्यों और किस वजह से कोई मार सकता है? क्या दीपिका को मारने में उसके हस्बैंड लोकेश का भी हाथ हो सकता है? और क्या है दीपिका की पूरी कहानी? तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं दीपिका की पास्ट लाइफ की तरफ। तो करते हैं आज की क्राइम स्टोरी को स्टार्ट। आई एम योर होस्ट हिमांशु एंड यू आर वॉचिंग दीपिकाज मर्डर मिस्ट्री केस। और हाँ, ये कहानी पूरी एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो इसे एंड तक आप जरूर देखें। तो कहानी की शुरुआत होती है 28 साल की एक शादीशुदा औरत जिसका नाम दीपिका होता है और वो एक प्राइवेट टीचर होती है जो कि मांड्या गांव की थी और अभी हाल में माणिक्य गांव में रह रही थी। दीपिका का एक 8 साल का बच्चा भी होता है। दीपिका एक स्कूल टीचर होने के साथ साथ एक फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी, जिसके कारण सभी लोग उसके वीडियोस को देखना और लाइक करना पसंद करते थे। दीपिका की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। यहाँ दीपिका को माणिक्यहाली से मांडिला जाने के लिए डेली 40 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था और इसलिए उसे जल्दी स्कूल जाने के लिए घर से निकलना पड़ता था और इसके लिए वह अपने घर से कुछ ही दूरी पर बस स्टैंड पर अपनी स्कूटी को पार्क करके वहां से अपना सफ़र बस में तय करती थी। लेकिन किसी कारणवश 20 जनवरी 2024 को दीपिका की बस मिस हो जाती है और वह लास्ट में स्कूटी से ही अपने स्कूल जाने का फैसला करती है। और अब दोपहर के ठीक 1:30 बजे उसका पति लोकेश उसे फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है। और अब स्कूल की छुट्टी के समय के बाद भी बहुत समय गुजर जाता है, लेकिन दीपिका अब भी अपने घर तक नहीं पहुंचती है और इसलिए लोकेश परेशान होकर अपने दोस्तों और दीपिका के स्कूल के स्टाफ को कॉल करता है कि दीपिका कहाँ है। तब लोकेश को पता लगता है कि दीपिका आज दोपहर के 12 बजे ही स्कूल से निकल चुकी है। और यह सब सुनकर अब लोकेश के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसे सब थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि इससे पहले दीपिका लोकेश को बिना बताए कहीं भी नहीं गई थी। और अब लोकेश अपने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछता है कि दीपिका उनके घर आई है, लेकिन जब सभी रिश्तेदार मना कर देते हैं और यह भी बताते हैं कि उनकी तो दीपिका से बात तक नहीं हुई है। अब लोकेश की चिंता बहुत बढ़ जाती है, इसलिए पास के ही पुलिस स्टेशन पर जाकर वहां पर दीपिका के गुमशुदगी की रिपोर्ट को दर्ज करवाता है। हालांकि पुलिस तुरंत छानबीन करना भी शुरू कर देती है और वहीं मेलुकोटे के गांव वालों का कहना था कि दिन में उसकी स्कूटी योग नरसिम्हा मंदिर के आसपास दिखाई दी थी। लेकिन काफ़ी छानबीन के बाद भी पुलिस और आसपास के लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं लगता है। और अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और अब लोकेश को ऐसा लगने लगता है कि पुलिस वाले इस केस को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि स्कूटी मिलने के 2 दिन बाद तक भी वो दीपिका को नहीं ढूंढ पाए थे। अब 22 जनवरी 2024 को लोकेश और वहाँ के कुछ लोग स्कूटी के आसपास वाले एरिया में दीपिका को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, ताकि उसे आसपास में कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जिससे वो दीपिका तक पहुँच सके। तभी वहाँ लोगों को कुछ ही दूरी पर काफ़ी सारी चील आसमान में घूमती हुई नजर आती है और उन सभी चील को देखकर लोगों को कुछ डाउट होता है, इसलिए सभी लोग उस जगह तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें जमीन के किसी एक हिस्से पे शक होने लगता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ टाइम पहले खोदा गया है और उसे वापस वहाँ पर दबाया भी गया है। इसलिए वे लोग वहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं और अभी वे लोग थोड़ा सा खोदना स्टार्ट करते हैं कि उन्हें वहाँ पर एक दुपट्टा दिखाई देता है और उस दुपट्टे को देखते ही लोकेश फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि यह वही दुपट्टा था जो दीपिका लास्ट बार घर से पहनकर निकली थी। पूरी खुदाई के बाद उस शव को बाहर निकाला गया, लेकिन उस शव की पहचान करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसके पूरे चेहरे को बिगाड़ दिया गया था। लेकिन लोकेश ने उस शव के कपड़ों से पहचान लिया था कि वह शव दीपिका का ही है और वहाँ के लोगों ने अब पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस भी जल्दी से वहाँ पर आ जाती है और उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैलने लगती है कि एक प्राइवेट टीचर जो कि एक फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है, उसकी अचानक मौत हो जाती है। अब पुलिस भी इस केस की सीरियस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। इसके लिए पुलिस अब लोकेश के घर की छानबीन करती है और उनके आसपास के पड़ोसियों से भी लोकेश और दीपिका के रिश्ते के बारे में पूछते हैं। तब वहाँ के पड़ोसी बताते हैं कि अभी 15 दिन पहले लोकेश और दीपिका का किसी बात को लेकर बहुत खराब विवाद हो गया था और इस झगड़े की आवाज़ आसपास के लोगों तक भी पहुँच रही थी। और चूंकि यहाँ पर लोकेश को ही दीपिका का शव सबसे पहले मिला, इसलिए सारी कड़ी जोड़ते हुए पुलिस अब लोकेश पर शक करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए वो लोकेश को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर लोकेश के ऊपर एक के बाद एक सवालों की बारिश स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर उसी सवाल जवाब में जो खुलासा होता है वो हम सभी को चौंका देगा।
अब लोकेश ने पहले तो पुलिस को यह बताया कि 22 साल के नीतीश नाम का एक लड़का जिसने दीपिका को दिन में कॉल किया था के बारे में पूरी बात बताता है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नीतीश कौन है। तो नीतीश दीपिका का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था और इन दोनों का एक दूसरे के घर पे आना जाना लगा रहता था और उसके फोटो और वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल होगी। और इसी के चलते उसकी रील्स पे बहुत सारे लाइक्स आते थे और उसे बहुत से लोग फॉलो भी करते थे और नीतीश भी उन्हीं फॉलोअर्स में से एक था। लेकिन नीतीश ने रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में दीपिका को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। चूँकि नीतीश और दीपिका एक ही गाँव के होते हैं इसलिए कुछ समय बाद इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और इन दोनों की दोस्ती कुछ समय बाद इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों का एक दूसरे के घर पे आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर दीपिका नीतीश को अपने भाई की तरह मानती थी और नीतीश भी उसे बहन कहता था। लेकिन सच में नीतीश सिर्फ एक भाई होने का दिखावा कर रहा था, उसके दिमाग में तो कुछ और ही गेम चल रहा था। और ऐसे ही चलते 2 साल हो गए थे। अब नीतीश कभी दीपिका की रील्स को एडिट करने के बहाने या कभी किसी हेल्प के बहाने उसे कॉल या मैसेज करता रहता था और इसी के चलते दीपिका के पति लोकेश को भी अब इस बात पर बेहद गुस्सा आने लगा था। यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश उसकी पत्नी को कितने मैसेज और कॉल्स करता होगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में इस बात को लेकर लड़ाइयाँ होने लग गई थी और ये बातें अब गांव में भी फैल जाती है और अब गांव के लोग लोकेश को देखकर नीतीश और दीपिका की बातें शुरू कर देते थे। इसी वजह से घटना के 15 दिन पहले लोकेश घर आकर अपनी पत्नी दीपिका से बोलता है कि आज के बाद वो नीतीश से कोई संपर्क न रखें, ना ही उससे मिलेगी, ना ही उससे कोई मैसेज या कॉल जाएगा। पहले तो इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है लेकिन बाद में इस बात के लिए दीपिका मान भी जाती है। इसके बाद वह नीतीश को फ़ोन करके बोलती है कि हमारी दोस्ती अब से यहीं ख़त्म, अब से ना तो मेरे घर आओगे ना ही हमारे बीच कोई कॉल या मैसेज होगा। और इसलिए कहीं ना कहीं अब पुलिस वालों को नीतीश के ऊपर भी संदेह होने लगता है। इसलिए पुलिस अपनी एक टीम को नीतीश के घर पर भेजती है जहां उन्हें पता लगता है कि नीतीश ना तो घर में मौजूद है और ना ही गांव में मौजूद है। और पुलिस जब उसे नंबर पर कॉल करती है तो उसका फ़ोन भी बंद आता है। इसके बाद पुलिस श्योर होने लगती है कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटना में नीतीश का ही हाथ है। इसलिए अब नीतीश के नंबर को ट्रैक पर लगा दिया जाता है और कुछ दिनों बाद जब नीतीश का नंबर ऑन होता है तो पुलिस को उनकी लोकेशन पता लग जाती है और जो होती है विजयनगर। अब पुलिस तुरंत एक टीम को विजयनगर के लिए रवाना करती है और उसे वहां पर खोजकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और नीतीश को अब वापस पुलिस स्टेशन लाया जाता है। और अब पूछताछ के दौरान नीतीश जो पुलिस वालों को सच बताता है वह बहुत ही भयानक होता है। नीतीश यहाँ पे बताता है कि जब उसकी दीपिका से बात होना बंद हुई थी तो उसे बहुत अजीब लगने लगा था। नीतीश को ये लगने लगा था कि दीपिका ने उसे ब्लॉक कर दिया, इसलिए उसने दीपिका को कॉल करने का ट्राई भी नहीं किया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब नीतीश ने दीपिका को कॉल किया तो उसके फ़ोन पर एक रिंग जाती है और इससे नीतीश को लगता है कि कहीं ना कहीं दीपिका के मन में भी नीतीश के लिए फीलिंग्स है, इसलिए दीपिका ने उसे अभी तक ब्लॉक नहीं किया। और इसके बाद नीतीश दीपिका से मिलने की कोशिश में लग गया और ठीक 20 जनवरी को नीतीश दीपिका को कॉल करता है और उसी दिन नीतीश का बर्थडे भी होता है। तब दीपिका नीतीश को जन्मदिन की बधाइयाँ भी देती है। वह दीपिका को बोलता है कि तुम्हें मुझसे मिलकर जन्मदिन की बधाई देनी पड़ेगी और इसके लिए जिद करने लग जाता है। तब परेशान होकर दीपिका उसका फ़ोन कट कर देती है और अपने क्लास में पढ़ाने भी चली जाती है। इस बीच नीतीश बार बार दीपिका को कॉल करता रहता है और लास्ट में दीपिका परेशान होकर नीतीश को मिलने के लिए हाँ बोल देती है और उसी दिन ठीक 12 बजे दीपिका नीतीश के बताई हुई जगह पे चली जाती है जहाँ पर अब दोनों की बातें होने लगती है। यहाँ पर नीतीश दीपिका को फोर्स करता है कि पहले जैसे दोस्त बन जाते हैं और दोनों की फ्रेंडशिप भी वापस पहले जैसे हो जाए। लेकिन यहाँ दीपिका नीतीश के बारे में समझ जाती है कि उसके मन में भाई वाला प्रेम नहीं था बल्कि कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, इसलिए उसने नीतीश को मना कर दिया और इस बात को लेकर नीतीश उसे झगड़ा करने लग जाता है और उसी झगड़े में वह दीपिका को पीटना भी शुरू कर देता है। हालांकि सभी बात मार्केट के अंदर की थी तो वहाँ मौजूद वीड इन सभी चीज़ों को देख रही थी और अपने फ़ोन में इसका वीडियो बनाने लग जाती है। और जैसा कि हमारे देश में शुरू से ऐसा होता आया है कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हेल्प करने की बजाय उस घटना का सभी लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। पता नहीं देश में इस बीमारी का इलाज कब होगा, लेकिन भीड़ में मौजूद लोगों को वीडियो बनाता देख नीतीश सतर्क हो जाता है और वो दीपिका को वहाँ पर बहला फुसलाकर दूसरी जगह बात करने के लिए ले जाता है। अब नीतीश वापस दीपिका को फोर्स करता है कि मुझसे तुम बातचीत करो और हम पहले जैसे फ्रेंड बन जाते हैं। और यहाँ पर दीपिका नीतीश को मना करते हुए कहती है कि मेरा पति है और मेरा एक बच्चा है और वही लोग मेरे लिए मायने रखते हैं, तुम मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते हो और अब से ना तो मैं तुमसे मिलूंगी और ना ही तुमसे बात करूंगी और यह हमारी आखिरी मुलाकात थी। और इतना बोलकर दीपिका अब मुड़कर अपने रास्ते जाने लगती है और तभी अचानक से पीछे नीतीश उसके शॉल को खींचकर उसका गला दबाने लगता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। हालांकि यहाँ पर दीपिका को कुछ चोटें भी लगती है, लेकिन तभी पास में पड़े एक पत्थर को नीतीश उठाकर दीपिका के चेहरे पर मार देता है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी नीतीश का मन नहीं भरा था तो वह उसी शॉल से उसका चेहरा ढक देता है और उसे गला दबाकर जान से मार देता है।
अब वह दीपिका की बॉडी को जमीन से 2 फीट खड्डा खोदकर जमीन में गाड़ देता है। अब नीतीश वहां से निकलकर अपना फोन निकालता है और अपने पापा को एक वॉइस मैसेज भेजता है, जहां पर वो अपने फादर को बताता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मुझे अब ढूंढने की कोशिश मत करना और मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढकर उसकी शादी कर देना, और मैं शायद अब कभी घर पर नहीं आ पाऊंगा। और इतना कहकर वो अपने फ़ोन को बंद कर देता है। और यहाँ पर नीतीश घटना वाली जगह से दीपिका के फ़ोन को भी स्विच ऑफ करके कहीं दूर ले जाकर फेंक देता है। क्योंकि ये सारी बातें खुद नीतीश ने पुलिस वालों को बताई थी। और अब नीतीश के गिरफ्तार होने के बाद आगे क्या होगा, और यह तो हम सभी जानते हैं कि इसके लिए एक लंबी कार्रवाई होगी और कहीं 2 साल 5 साल बाद जाके कि उसे सज़ा भी मिलेगी या नहीं, ये किसे पता। क्योंकि इस घटना को अभी 7-8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा वीडियो, ऐसी न्यूज़ या कोई आर्टिकल नहीं आया जहां पर यह मेंशन है कि नीतीश को सज़ा हो चुकी है। बाकी इस केस के बारे में अगर आपको कुछ पता है तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, एक ऐसी घटना है जिससे हमें सीख लेनी चाहिए कि ऑनलाइन दोस्ती हमेशा अच्छी नहीं होती है। इसके कुछ ख़राब रिजल्ट भी हो सकते हैं, जहाँ पर किसी की जान भी जा सकती है।